नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। बेगम आयशा सुल्ताना ने, जी हाँ, बेगम आयशा सुल्ताना ने ये घोषणा करी है कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। बिल्कुल भाई, इतने उसमें देवियों की स्तुति, माँ दुर्गा की स्तुति, ये हमसे नहीं टॉलरेट होगा। तो वही बात हो गई ना, जिन्ना वाली बात की लिविंग विद हिंदूज हु बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स फॉर अ मुस्लिम इज सो डिफिकल्ट। ये जिन्ना की स्टेटमेंट थी। तो बेगम आयशा सुल्ताना ने घोषणा कर दी। आप लोग अगर जानते नहीं है बेगम आयशा सुल्ताना कौन है, तो उनको कुछ लोग शर्मिला टैगोर नाम से जानते हैं। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की एक बड़ी फेमस एक्ट्रेस। एक्टिंग से उनको दिक्कत नहीं है, मौसीकी तो हराम है, पर आयशा बेगम को दिक्कत है वंदे मातरम बोलने से। पहले तो जरा स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर जरा तसल्ली से, आज इस पूरे खानदान का चिट्ठा लेके मैं बैठा हूं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले इनकी स्टेटमेंट सुनते हैं जरा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको? अच्छा, पढ़ेंगे, आगे सुनते हैं, पूरा सुनते हैं। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा। उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। वाह 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 भाई, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं उनके। भाई उनको यहाँ तो नारी को ये माना जाता है कि मर्द की खेती है ना। 2 नारियों या 2 औरतों का दिमाग जो होता है वो एक आदमी के बराबर होता है। तो जो मजहब भाई वस्तु मात्र की तरह देखता है औरतों को, वो तो ऑफेंड होंगे अगर नारी को शक्ति का रूप देख करके नारी की वंदना करी जाए अगर, तो ये थोड़ी टॉलरेट कर पाएंगे। और ये खुद नारी है, तो इनसे ये बिल्कुल, और अच्छा हुआ इन्होंने वर्ड यूज किया मजहब। बिल्कुल, मजहब को तो इससे प्रॉब्लम होनी थी ना भाई। एक जमाने में हालांकि इससे कतई कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब ये पहली बार वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के एक सेशन में 1896 में, तो आपको पता है उसको म्यूजिक सेट करके गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि शर्मिला टैगोर, पहले तो ये शर्मिला टैगोर थी बेगम आयशा बनने से पहले, इनके परिवार में ही एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। शी कम्स फ्रॉम दैट लीनिएज। और तब आपको पता है कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह सयानी जी। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, सबने पूरे 6 स्टैंजास गाए वंदे मातरम के, और बहुत ही श्रद्धा भाव से आगे बढ़े इस पे। यही फर्क है, और इसने बहुत अच्छे से क्लियर किया इस फर्क को। यही बार बार जिन्ना कहता था कि भाई हम हिंदुओं के साथ थोड़ी रह सकते हैं। और यही उसने, ये जो इनका फौजी था पाकिस्तान का, पहलगाम से पहले, उसने भी ये बात बोली थी कि वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हिंदूज और मुस्लिम्स डिफरेंट है। तो आज शर्मिला टैगोर ने ये बात कहकर साबित कर दिया कि वो मानसिकता नहीं जाती, जो भी कहो। और मानसिकता जाएगी भी कैसे भाई? भाई पाकिस्तान से इनके तार जो जुड़े हुए हैं, आज भी इनके खानदान के कई लोग पाकिस्तान में बसते हैं। इतना कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनके खानदान की पूरी रूट्स पे अगर मैं पीछे चला जाऊं, तो आपको पता लगेगा कि भाई सिर्फ दीन और ईमान नहीं, गद्दारी भी बहुत कूट कूट के भरी हुई है इनमें भारत माता के प्रति। कैसे? चलिए आज भाई पूरा इनका कच्चा चिट्ठा खोला जाए। आपको बताता हूं कि ये पूरी कहानी इनकी, ये जो पटौदी, नवाब पटौदी बने घूम रहे हैं, इनकी ये कहानी शुरू कहां से होती है। इनके जो वंशज हैं, ये जो नवाब पटौदी बने घूम रहे हैं, मंसूर अली खां और सब भारत में देखते हैं, अरे पटौदीज, द रॉयल फैमिली। इनके जो सबसे बड़े दद्दा जान थे, जहां से शुरू होती है कहानी, वो थे फैज तलब खान। ये एक अफगानी पश्तून लड़ाका था,
और यहाँ सबसे पहले तो ये, जब उस समय मैं बात कर रहा हूँ 1800 शुरुआती में, तब एंग्लो मराठा वॉर्स चल रही थी, अंग्रेजों और मराठाओं का युद्ध चल रहा था। ये मराठाओं के लिए काम करता था। इसने मराठाओं के लिए काम करते करते मराठाओं को धोखा दिया। जी हाँ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जब मराठास का थोड़ा पक्ष कमजोर हुआ, इसने धोखा दे दिया। धोखा दे के ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने लगा और मराठाओं के विरुद्ध, जी हाँ, भारतीयों के विरुद्ध जाकर अंग्रेजों से मिल गया। जाकर अंग्रेजों से मिल करके इसने सेकंड मराठा वॉर लड़ी। वहां पर इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की खूब मदद करी, चोटिल भी हुआ लड़ाई में 1806 में जाकर। और फिर अंग्रेजों ने इससे खुश होकर के इसको कुछ जागीर टुकड़ों की तरह इसके मुंह पे दे मारी। गद्दारी का कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए इसको। तो गद्दारी में इसको 40 विलेज मिले और वो बना जाकर के पटौदी स्टेट, और जिसका कि पहला नवाब यही अफगानी, जिसका नाम है फैज तलब खान, ये जाकर के घोषित हुआ। इसने अंग्रेजों की पूरी मदद करी 1857 में भी, जिसको ये लोग रिबेलियन कहते हैं, पर जैसे वीर सावरकर जी ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें भी इसने अंग्रेजों का साथ दिया। तो भाई इनकी क्यों लॉयल्टी होगी भारत माँ के प्रति? ये क्यों गाएंगे वंदे मातरम? और इनका जो बेटा है सैफ अली खान, वो तो जब तानाजी फिल्म में काम कर रहा था तो अंदर से तो खून खौल रहा होगा भाई, मराठाओं के तो विरुद्ध थे ये लोग। उसने कहा था भारत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो भारत इज अ गिफ्ट बाय द ब्रिटिश, वी डिड नॉट एग्जिस्ट, हम तो बस ट्राइब्स थे। तो ये पूरी मानसिकता कहां से आ रही है? वो कहां से भारत को मां मान लेगी? भाई हमारे यहां तो शाक्ता एक पूरा संप्रदाय है, हमारे यहां तो पूजा होती है, शक्ति संप्रदाय, नारी का जो सुप्रीम बीइंग है उसको हम वी वर्शिप। हमारे यहां तो इवन मनुस्मृति में, जिसको इनकी हिम्मत होती है इतना ज्यादा कहने की कि ये पेट्रियार्कल है, पितृसत्ता है, वहां पर तक एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे यहां तो ये सोच है कि जहां नारी का सम्मान बसता है वहां देव बसते हैं। बट ये इनके मजहबी सोच में कहां बैठेगी सही बात? तो भाई वो इनकॉम्पैटिबल है, वो इसने बोल दिया करके। और ये खुद एक कट्टर मुस्लिम है, पर कमाल की हिपोक्रिटिकल कट्टर मुस्लिम है। इस्लाम अपना लिया पर मौसीकी भी साथ में रखी। इससे कहो ना कैमरा के सामने मत आया करे, इससे कहो फिल्मों में ना आया करे। बट बाय द वे, शर्मिला टैगोर की अगर हिस्ट्री चेस करी जाए तो मात्र 13 साल की उम्र में इसने एक्टिंग शुरू कर दी। एक्टिंग इसलिए शुरू करी क्योंकि टोटली कनेक्टेड थी थ्रू द फिल्म इंडस्ट्री, रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ से भी कनेक्टेड थी। और आयरनी देखिए, जिन्होंने वंदे मातरम को ट्यून सेट करी उनकी फैमिली से कनेक्टेड थी। और ये फर्स्ट या सेकंड कजन थी देविका रानी की, जिन्होंने बाद में बॉम्बे टॉकीज बनाया, और एक तरह से उनको कहा जाता है द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। तो एज नेपो किड एज इट गेट्स थी शर्मिला टैगोर। 13 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी और अपने बोल्ड अंदाज के लिए बहुत फेमस थी तब। नॉट दैट आई एम जजिंग, बट मैं आपको बता रहा हूं कहां तो आप कट्टर इस्लाम की बात कर रहे हो और कहां आप बहुत ही बोल्ड अंदाज में थी। कहा जाता था लड़कियों पे बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ेगा। 1966 में उन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग एक स्विम सूट और एक बिकनी शूट किया था फिल्म फेयर के कवर के लिए, और हमने एन इवनिंग इन पेरिस और ये सब उस जमाने में देखी। और फिर इनको भूत चढ़ गया कि भाई किसी तरह नवाब पटौदी से शादी हो, निकाह हो, तो मेरी लाइफ में ये नवाबीपन आए। ये होता है ना, आज भी कुछ होते हैं मूर्ख जिनमें होता है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा ये ऐसा नहीं है। तो ये टिपिकल केस वही था। 1968 में इनकी शादी होती है। उसके बाद भी भाई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। इस्लाम तो अपना लिया, पर एक्टिंग भी करनी है, रंगबाजी भी पूरी दिखानी है। 1969 में आराधना आई, जिसमें रूप तेरा मस्ताना गाना था, विच वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेंसुअस सॉन्ग्स। तो इन्होंने एक्टिंग भी पूरी जारी रखी अपने मतलब भर के लिए, और फिर ये पूरी कंप्लीट इस्लामिक बन गई। सुनिए जरा इनकी बेटी सबा क्या कहती है इस विषय पे। I am very religious, but I'm very spiritual. Okay. I think more than religion. But to be spiritual, I connect with Islam. So it's kind of one and the same. So Okay. for me, I would say my religion is Islam. Okay. And माय रिलीजन इज इस्लाम। फिर अपनी मदर के बारे में भी पूरा बताती है। when Amma and Abba got married, my mother, in fact, did convert to Islam Okay. and did guide us in Islam to perhaps not confuse us and to give us some sort of Yeah. grounding. So Yeah. there was no temple. Okay. There was There no was no temple. Hindu religion that we practiced.
In fact, she taught me my faith and, you know, gave me an understanding of Islam and, Yeah. you know, Ramzan and Yeah. things like that. भाई एकदम क्लियर कट मुस्लिम है शर्मिला टैगोर. सॉरी, फिर वही गलती कर देता हूँ, बेगम आयशा सुल्ताना. एंड जैसे एक बात कही जाती है ना, एक कहावत है कि नया मुल्ला और प्याज खाता है. तो ये और रेडिकल हो गई कि भाई टेम्पल होने का मतलब ही नहीं घर के अंदर. और खुद वैसे बिकनी शूट्स भी करी और लिव इन रिलेशनशिप में भी थी. उस जमाने में लिव इन रिलेशनशिप में थी ये नवाब पटौदी के साथ, जो ये था मंसूर अली खान पटौदी. You lived with him before you got married. Another non-conformist act for that time, certainly, even by certain measures today. And, you know, the marriage, we have some beautiful, stunning pictures of your marriage, but you were living with him before that. How did that go for you? It was more convenient. और सैफ का भी बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट था. ये तो आज जो लोग देख के कहते हैं अरे दे आर वेरी कॉस्मोपॉलिटन, दे आर वेरी लिबरल, दे आर वेरी सेक्युलर. कुछ नहीं है सेक्युलर. एज कट थ्रोट इस्लामिक एज इट गेट्स है ये पूरा खानदान. दिखाता हूं आपको मैं अब. ये देखिए, पहले तो सैफ का ये जेम देख लीजिए. Whether it's when people say that this is history and this is how it is, I don't think this is history. And I'm quite aware of what the history was. Yeah, because you're you're a history buff. Yeah, and I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. So there's many things. There was no concept of India. The British gave it one. और दिखाता हूँ आपको मैं. इसके सैफ के जेम्स तो कभी मिस ही नहीं होने चाहिए. ये देखिए, as clear as it gets. Had an Islamic upbringing, and we were quite proud of it at the time. My grandmother encouraged us to read the Quran. I think I've always recently been talking about the presence of A.K. Hangal in Indian cinema as being symbolic. I always tell it to everyone, not just Saif, everyone should read it. भाई कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए. तो Saif is very very clear. We had an Islamic upbringing. और यहाँ पे ये करीना के साथ है. करीना is also nodding her head, you know how great Islam was. बॉलीवुडियास को तो वैसे ही दिमाग उधर खुलता है. People respected him being a Panch-Bar Namazi, thought of him as a wise old man. Islam was viewed as a religion with beautiful poetry, Urdu, Faiz, Ghalib, the food, Mughlai food, architecture, the Taj. We had so many things that we were proud of. Karigari, people said that people can't carve emeralds. वाह 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 वाह. रेगिस्तान के आए हुए जहाँ पानी भी नहीं होता था, वहाँ ये चावल उगाते थे और मुगलई बिरयानी खिलाते थे. और बरखा दत्त कैसे हंस रही है, कैसे मुस्कुरा रही है. करीना भी बड़ी खुश हो रही है. नो वंडर ये सब जाहिल होते हैं. करीना ने फिर कहा भी क्या, देखिए, फिर अपने औलाद का नाम भी तैमूर दिया, ऐसे ही थोड़ी दे दिया. Who picked out Taimur's name though? It's got to be Saif, obviously. Right. He loves history. He's very articulate on, you know, the warriors he likes. He reads about them, and I think he was a fan of the Mongol Taimur, and also the fact that as a child he read a lot about it. He had a neighbor whose name was Taimur, and he was very fascinated. भाई तैमूर लंग ने हिंदुओं को मार मार के उनके सरों से पूरी इमारतें खड़ी कर दी थी. तो सैफ को बड़ा फैसिनेट करता था ये एज अ चाइल्ड. भाई गाजी होना है तो फैसिनेशन ना इनके लिए, कि ये जो मूर्ति पूजक हैं इनको मार डाला और उनके सरों का एक वो बनाया. ये फैसिनेट करता है, इसलिए उसने जिसने सबसे ज्यादा मारा इन मूर्ति पूजकों को, उसके नाम पे अपने बेटे का नाम रख दिया तैमूर. एक घुमा के थप्पड़ है ये हमारे सारे भारतवासियों पे. मैं और कुछ नहीं कहूंगा इससे ज्यादा. ये वही बात है कि आज के युग में इजराइल में कोई अपनी औलाद का नाम हिटलर रख दे, उससे भी बदतर है इनफैक्ट ये. पर इस देश में ये संभव है भाई, और ये सुपरस्टार्स बन सकते हैं उसके बाद, और बड़ा ब्रेजनली करते हैं. शर्मिला टैगोर डिड नॉट अलाउ अ टेम्पल इनसाइड द हाउस एंड ही वाज वेरी वेरी क्लियर, मेरे लड़के का नाम तैमूर होगा. यार क्या मंगोल गजब का था यार, हिंदुओं को मारता था. दिस इज फैसिनेटिंग. तो दिस इज दिस फैमिली वी आर टॉकिंग अबाउट. और मैंने रूट्स भी बताई आपको कि भाई अपने को अफगानी समझते थे जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे. और पाकिस्तान कैसे बनाना चाहते थे? पाकिस्तान भी बनाना चाहते थे ये पटौदी वाला वगैरह. और 1951 में इनका काफी खानदान तो पाकिस्तान में है. इसी वजह से ये जो पटौदी स्टेट है इस पे अब सैफ का कोई हक नहीं रह गया.
बिकॉज बाद में जो एनिमी एक्ट आया 1968 के, उसके तहत जो राइटफुल एयर थे उस टाइम पे, उनको भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान और चाइना चले गए। और सैफ का तो आधा खानदान पूरा पाकिस्तानी में है, बाकी यहाँ रुक गए। कोई इनको प्यार नहीं है हिंदुस्तान से, अपनी प्रॉपर्टी और अपने जलवे के लिए रुके यहाँ पर। इनफैक्ट सैफ ने तो ये बात डंके की चोट पे मानी है, एक बार नहीं कईयों बार मानी है। आपको दिखाता हूं मैं, ये सुनिए। तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन होता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। No, I'm telling you, any of my relatives, I spoke to actually one relative recently, and he said that he doesn't like films that are bashing Pakistan, you know. And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. So we are not trying to do that. We love films that bash Pakistan, knock the crap out of Pakistan. We make them the biggest box office success. Also because they are good films, but you spit on Pakistan. इसलिए Dhurandhar became the biggest hit because of that, and we love that. इसलिए this is Saif Ali Khan for you, जिसका परिवार वहां पर है। अभी कुछ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले ही ये सब जन्मदिन मना रहे थे, आप देख रहे हो, they are all celebrating। ये देखिए, My family, like the Indian side of my family also, would not like to do any film that bashes a community. Nobody's interested in bashing Pakistan. they are celebrating this Kubra Khan's birthday, पाकिस्तानी एक्ट्रेस। तो इनका पाकिस्तानियों से बहुत घुलना मिलना, परिवार आधा वही है, ये सब करना है। मैं थोड़ी इसकी आपको और हिस्ट्री बताऊं अगर, शर्मिला टैगोर की। कट्टर मोदी विरोधी, कट्टर भाजपा विरोधी, कट्टर एंटी हिंदुत्व है ये महिला। ठीक, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा ये, पर आई विल गो बैक टू 2002 में जब गुजरात में ये हुआ तो शबाना आजमी ने तो खड़े होकर के पार्लियामेंट में कहा था मोदी मस्ट रिजाइन। इसने चिट्ठी लिख के पोल पैनल से कहा था कि अब चुनाव नहीं होना चाहिए गुजरात में जब तक कि पुरानी एक के ऊपर एक कमेटी बन के क्लियर ना हो जाए कि क्या क्या हुआ। बाद में जब ये CBFC की चेयरपर्सन बनाई गई, बिकॉज बहुत अच्छे रिलेशंस थे इनके गांधी परिवार के साथ, तब भी ये बात इन्होंने कही कि परजानिया फिल्म को पूरी तरह रिलीज होना चाहिए एंड गुजरात इज अ गॉन केस। गुजरात के बारे में इसने क्या क्या नहीं बोला हुआ है। I'll just show you what she said about Gujarat. Released in Gujarat. Farzania wasn't released in Gujarat. Okay, so Gujarat is extreme kind of situation, yes. But Jo Bole Sonihal was withdrawn. So she was crazy. And जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ 2011 में, तो ये कहती है इट इज स्कैरी, यू नो, अन्ना हजारे तो एक ब्लैकमेल कर रहा है, तब तो शी टुक द कांग्रेस स्टैंड्स, एंड हाउ कैन अन्ना हजारे अप्रिशिएट समथिंग अबाउट मोदी। इसने तो ये भी एक स्टेटमेंट दी, मतलब मोदी तो बिल्कुल एक अनटचेबल था टिल 2011 फॉर हर। गुजरात, मोदी, अनटचेबल्स थे ये सब। और ये खुद CBFC की चेयरपर्सन बनी हुई थी। CBFC की चेयरपर्सन बन के इसने एक स्टेटमेंट दी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। टिपिकल हिपोक्रेसी जो होती है कई नमाजवादियों की भी, वो ये होती है कि इसने कहा कि आई एम सो स्टन्ड, देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्म्स कमिंग अप विद बिकनी सीन्स, इट्स नॉट राइट। वाह, खुद ही ट्रेंड स्टार्ट किया 1966 में, विच आई एम नॉट जजिंग, ठीक है। खुद ही फिर इस्लाम कबूल कर लिया, तब भी एक्टिंग करी जो कि हराम है। उसके बाद CBFC की चेयरपर्सन बनकर कह रही है ओ देयर आर टू मेनी बिकनी सीन्स कमिंग इन दीज डेज। व्हाट अ हिपोक्रेट शी इज, व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड वुमन। एंड देन उसके बाद 2015 में मोदी जी को जब प्राइम मिनिस्टर बने हुए 1 वर्ष हुआ था, आपको याद है वो इंटॉलरेंस वाली जो पूरी पागल हो गई थी ब्रिगेड। यू नो, यू हैड आमिर खान सेइंग मेरी पत्नी कह रही है कि इंडिया छोड़ना है। यू हैड द अवार्ड वापसी गैंग, एट दैट टाइम यू हैड शर्मिला टैगोर लीडिंग दिस गैंग। दिखाऊं आपको, देखिए। The kind of continuous intolerance that we have witnessed in the last 1 year has been unprecedented. अच्छा, The intolerance that we are experiencing is against our constitution, it against the basic principle of our democracy and the shared values of diversity. Oh really? Not a word during the emergency years. तब ये एक्ट्रेस थी और बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी, उसके अगेंस्ट थोड़ी वो डेमोक्रेसी का अच्छा संगीत था इमरजेंसी।
बट मोदी मेड लाइफ मिजरेबल इन 2015 अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तब तो उसके पास इतनी पावर ही नहीं थी. ही हैड जस्ट बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट ईयर वाज जस्ट नॉर्मल थिंग्स. नन ऑफ इट हैड हैपेंड. कुछ भी नहीं हुआ था तब तो. ना राम मंदिर बना था, ना 370 गया था, ना कुछ हुआ था. तब इन लोगों ने इंटॉलरेंस बोलना स्टार्ट कर दिया था. एंड और बताता हूं मैं आपको इसके कारस्तानी. एंड दिस फैमिली हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद दीज गांधीज. टोटल चरण चुंबक मैं अगर बोलूं तो. दिखाता हूं आपको. दिस इज सैफ अली खान फॉर यू जस्ट 2 years बैक. 2024 में जब उसे लगा मौका अच्छा है, अब जरा वापसी हो रही है राहुल गांधी की. इसे पता नहीं था कि अभी फिर लाइन से चुनाव हारेगा. लुक व्हाट ही सेड. Mumbai, who do you think of as a brave politician who can take India into the future? I think they're all brave politicians. I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive, because there was a point where people were disrespecting things he was saying and things he was doing, and I think he's turned that around by working very hard in a very interesting way. He's lying in the gutters of electoral politics again. 99 चुनाव हार चुका है वो. Talking about gutters, अब कॉकरोचेस भी निकल आए हैं उसमें से. बट ये देखिए, इनकी जो बेगम है करीना, उसने क्या कहा था. If you could pick anyone in the world for a date, who would you choose? Shall I say this? I don't know if I should. Yeah. Because I don't mind getting to know him. It's controversial. Rahul Gandhi. I'd like to know him. Dumb people all across. And इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी अमृता सिंह, उसका भी नामकरण चेंज हुआ था, उसका भी कन्वर्जन हुआ था भाई. उसका नाम अजीजा हो गया था. तो अमृता बिकेम अजीजा. शी वॉज ऑल्सो बाय द वे हाफ मुस्लिम एंड हाफ सिख. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आज जब इस पूरी चीज का ऑपोजिशन हो रहा है, एंड दिस वंदे मातरम बिल हैज कॉज्ड अ कंप्लीट मेल्टडाउन. पहले सोनिया गांधी का हमने देखा मेल्टडाउन. सोनिया गांधी ने तो जान के डिसरिस्पेक्ट करी. नाउ शर्मिला टैगोर को इसलिए भी यूज किया जा रहा है कि भाई ये देखो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से हैं. तो अगर ये बोल रही हैं कि प्रॉब्लम है, तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होनी चाहिए. वंदे मातरम से मैंने जैसे आपको बताया, रहमतुल्लाह सयानी जी प्रेसिडेंट थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी. अक्सर तब पुराने में अगर हम लोग जाएं तो कई जो मीटिंग्स होती थी वो सब सरस्वती वंदना से शुरू होती थी. तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी. जिन्ना ने 1937 में ये बात कही कि भाई मुस्लिम्स को इससे प्रॉब्लम होगी, तब तक किसी मुस्लिम ने सोचा भी नहीं था ये. फिर नेहरू ने, और ये नेहरू से स्टार्ट होती कहानी, एक चिट्ठी लिखी थी सुभाष चंद्र बोस को कि दिस विल इरिटेट द मुस्लिम्स. ओहो, जब एक भोपू से दिन में 5 बार बोलते हैं कि कोई पूजा के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह, वो जो सारे हमारे भगवान की और सारे सिखों के गुरुओं की और तीर्थंकरों की उनका अपमान होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो डंके की चोट पे कह सकते केवल एक ही अल्लाह है और उनके वो रसूल है. पर ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा भाई उनको. इसमें इनको मूर्ति पूजा और ये वाले व्यक्ति पूजा का एक वो आ जाएगी. तो नेहरू ने कहा भाई इट विल इरिटेट द मुस्लिम. सुभाष चंद्र बोस जी को ये लेटर लिखा और देश के विभाजन से पहले इन्होंने वंदे मातरम का विभाजन कर दिया. सोचिए आप जरा. इसके पश्चात लोगों ने इस पे क्वेश्चन नहीं किया. पर आज मैं एक बात आपको बताता हूं. आज ये बात कितना सत्य वचन साबित हो रहा है. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक अमूल्य वाक्य कहा था, और मैं वो वाक्य आपको आज कोट करना चाहता हूं. उन्होंने कहा था, और ये उनके शब्द हैं 1922 के. देयर आर 2 religions in earth which have a distinct enmity against all other religions. इनके शब्द हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं. These are Christianity and Islam. इनकी सबसे दुश्मनी है. They are just not satisfied with observing their own religions, but are determined to destroy all other religions. तो शर्मिला टैगोर उर्फ बेगम आयशा सुल्ताना, जरा अपने पूर्वज को पढ़ लो जो उसने ये बात कही. आज कितनी सत्य दिख रही है ये कि अपने से मतलब नहीं है, बाकी सबको तबाह करना है. और जिससे पहले कि कोई प्रश्न उठाए, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात हमेशा करने में बिलीव करता हूं. कहां से कोट कर रहा हूं मैं? रविंद्र रचनावली, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, वॉल्यूम 24 जी, वॉल्यूम 24 से मैं शब्दशः कोट कर रहा हूं जो कहा गया. आज ये बात इन्होंने पूर्णतः साबित कर दी कि ये कभी इस देश के सगे हो ही नहीं सकते. भाई शुरुआती से नहीं थे सगे ये.
और कितने ये हिपोक्रेट्स हैं, अपनी फिल्में करेंगे, अपनी नौटंकी करेंगे। मेरे तो एक बात नहीं समझ में आती, प्रधानमंत्री मोदी मिले कि उस पूरे कपूर खानदान से और सैफ अली खान से? बिल्कुल मिलने की जरूरत नहीं थी, इनको सर पर चढ़ाने की कोई कतई ही जरूरत नहीं थी। बट एनीवेज, दीज आर द फ्रॉड्स वी शुड नो अबाउट। आने वाले दिनों में मैं एक पूरी सीरीज बताऊंगा आपको ऑफ सो मेनी फ्रॉड्स जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान बनाने के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान बनाने में कामयाब भी हो गए और फिर इस देश में रुक गए क्योंकि प्रॉपर्टी इंटरेस्ट थे और क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये हमारे बाप का देश है, इसको पूरे को हम मुगलिस्तान बना के जाएंगे। ये हिंदुओं का देश थोड़ी है, यहाँ हमारी जामा मस्जिद है, यहाँ हमारा सब कुछ है, यहाँ हम नवाब हैं, तो ये हमारी जागीर है। इस वजह से यहाँ रुक गए, कोई प्यार से नहीं रुका था कोई भी, क्योंकि 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन में 95% मुसलमानों ने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए। तमिलनाडु तक के लोगों ने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए। आज बताइएगा कितने तमिल जुबान बोलने वाले हैं पाकिस्तान में? आपने कभी नहीं देखा होगा वो, पर सब जाना चाहते थे तब। यहां रुक गए, यहां मस्ती करी, मलाई खाई, बॉलीवुड में काम किया, अब फिर कहा वंदे मातरम थोड़ी बोलेंगे। ये है इनकी सच्चाई। कमेंट्स में हमें लिख के बताइएगा आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। मेरे लिए तो, मेरे दिमाग में तो बस एक ही शब्द आता है, गद्दार, और कोई मेरे को शब्द आता नहीं है। आई एम पुटिंग इट एज ब्लंटली एंड एज अनअपोलोजेटिकली एज पॉसिबल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और हाइप करिए। थैंक यू।